तो स्वागत है आप सभी का टाइरू हब में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी का लेक्चर नंबर 2। और इसमें हम लोग देखेंगे कि पहले तो हमने आपको बता दिया पिछले वाले वीडियो में कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है और इसके कुछ एग्जाम्पल, कुछ इसके फीचर्स, ये सब हमने आपको बता दिया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाई डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी अच्छी है, क्यों डेमोक्रेसी खराब है। डेमोक्रेसी जरूरी नहीं कि हर बार अच्छी हो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई चीज खराब होती है, कोई चीज अच्छी होती है। तो इसमें भी कुछ बुराइयां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, तो उन सब चीजों को देखेंगे। तो इसमें हमारा मेन टॉपिक रहेगा व्हाई डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है। चलो इसको ही सिर्फ लिख देते हैं ताकि हमारा बोर्ड अच्छा से रहे। व्हाई डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे दो पार्ट। एक तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे जो कि इसके अगेंस्ट में होंगे, और कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे जो कि इसके फेवर में होंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि डेमोक्रेसी जो है वो अच्छी है कि खराब है। तो चलो देख लेते हैं कि इसके अगेंस्ट में क्या क्या है, फिर हम लोग जवाब देंगे कि हाँ डेमोक्रेसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो अगेंस्ट में क्या है, जो लोग इसके विरोध में है कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, वे क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि डेमोक्रेसी में लीडर्स जो होते हैं ना, ये एल है, आपको तो भैया लिखने भी नहीं आता है। लीडर्स आर चेंजिंग। जो लीडर्स हैं डेमोक्रेसी में वो हमेशा बदलते रहते हैं, ये हमेशा बदलते रहते हैं। तो बदलते रहते हैं तो क्या हो गया बे, नहीं होता है ना, बताते हैं। इट लेड टू, इससे क्या होता है कि हमारे देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाती है, कि हर 5 साल के बाद कोई नेता आया बदल गया, वो चुनाव हार गया। तो इससे क्या होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या होता है। देखो, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि हमारे देश में आज राज किसका है भाई, हमारे देश की आज नेता है चिंटू जी। नहीं नहीं, चिंटू जी नहीं, गुड्डू भैया। गुड्डू भैया हमारे यहाँ के अभी लीडर हैं। इन्होंने क्या किया कि एक गांव है मिर्जापुर, इन्होंने मिर्जापुर से चुनाव लड़ा। ठीक, एक प्रधानमंत्री हमारे देश के, ठीक, मिर्जापुर से चुनाव लड़ा और मिर्जापुर से सांसद बने, जीत गए। मिर्जापुर वालों ने जबरदस्त इनको वोटिंग दिया, वोट में जिता दिया। अब गुड्डू भाई ने सोचा कि हमें कुछ काम करना चाहिए मिर्जापुर के लिए। इन्होंने बहुत बड़ा 200 करोड़ का प्रोजेक्ट पास कर दिया कि चलो भाई मिर्जापुर में हम लोग बनाएंगे एक मॉल, एक स्कूल बनाएंगे 200 करोड़ का, एकदम फ्री एजुकेशन, एसी फर्स्ट क्लास, जाओ सो आओ। ठीक, ऐसा स्कूल बनवाएंगे। अब स्कूल बनते बनते भाई, स्कूल में तो टाइम लगेगा, 200 करोड़ का स्कूल बनाना है तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब 5 साल में ये चुनाव हार जाते हैं, 5 साल बाद चुनाव हार जाते हैं, अभी हट गए। अब यहाँ पर दूसरे कोई जो नेता बने, अब यहाँ से चुनाव हार जाते हैं, प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं, नया पीएम बनते हैं हमारे चिंटू जी। चिंटू जी, चिंटू जी को मिर्जापुर से एक भी वोट नहीं मिलता है। तो ये क्या करेंगे, ये जो 200 करोड़ लागत इसके लिए बजट पास हो गया है, इसका आधा में काम हुआ तो हुआ और बाकी को रोक देंगे, हट यहाँ से वोट नहीं मिला है, यहाँ पर काम नहीं होने देंगे। तो इससे क्या हुआ कि ये जो पैसा लगा वो तो गया ना, यहाँ पर जो 100 करोड़ इन्वेस्ट हो चुका है वो तो खत्म हो गया ना। अब 100 करोड़ को अपने में खींच ले, लेकिन जो इन्वेस्ट हो गया वो तो गया। ठीक, तो इससे क्या, इसी को कहते हैं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से जो गड़बड़ी होती है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी मतलब यहाँ पर लीडर्स लोग हमेशा बदलते रहते हैं, एक लीडर्स नहीं रहते हैं। तो इससे ये सब दिक्कत आ सकती है, जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। वो इसको ये बोलते हैं लीडर्स आर ऑलवेज चेंजिंग, जो लीडर्स हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। ठीक, तो इससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती है हमने आपको बता दिए। चिंटू को मिटा, ये दिमाग खोटी कर रहा है। अब है कि लीडर्स आर ऑलवेज चेंजिंग। हाँ, एक चीज जो है कि यहाँ पर पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, राजा में, राजतंत्र में, राजनीति में जाने के लिए पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। कंपटीशन, पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। अब इससे क्या होता है, इट लेड टू बैड पॉलिटिक्स, इट लेड टू, समझाएंगे समझाएंगे, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, हम किस लिए भाई, समझाने के लिए। पॉलिटिकल कंपटीशन मतलब कि भाई हम बनेंगे विधायक, ठीक, हम बनेंगे भाई एमपी एमएलए। इसके लिए हम क्या करेंगे, वोट दोगे, अच्छे से दोगे तो ठीक है, नहीं तो उठवा लेंगे घर से। ये बैड पॉलिटिक्स हुआ कि डरा कर, धमका कर, पैसे से लालच देकर लोग वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल कंपटीशन है, जो जीतेगा वही राज करेगा। तो इसके लिए बैड तरीके का लोग इस्तेमाल करने लगेंगे। ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट वाले लोग कहते हैं। और क्या कहते हैं, so many people have to consent, so many
people have to so many people have to क्या consult which led टू डिले। डेमोक्रेसी में हमें किसी भी कानून को पास करने के लिए बहुत सारे लोगों से बातचीत करना पड़ता है कि भाई ये सही है गलत है, क्या साइड इफेक्ट हो गया, क्या इसके रिजल्ट होंगे, बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है। इसीलिए कोई भी कानून पास होने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। राम मंदिर का सुनो ना, कितना साल के बाद हुआ, धारा 370 हटने में कितना टाइम लग गया। ठीक, तो कुछ डिले हो जाते हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ फैसले आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है। और क्या हो सकता है भाई, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन है। अब इससे क्या हो सकता है कि डेमोक्रेसी में करप्शन बढ़ सकता है। कैसे बढ़ेगा बता दिए हैं कि सही से वोट दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो गए। करप्शन बढ़ सकता है डेमोक्रेसी में। फिफ्थ क्या है कि फिफ्थ पहले समझा देते हैं। ठीक, जो ऑर्डिनरी पीपल लोग होते हैं, आम नागरिक, जो इसको पता नहीं है कि भाई ये जो कानून आया इससे हम पर क्या, वो लोग सोचते हैं कि ये आया तो आया, उससे हमको क्या लेना, अपना काम चल रहा है ना, कमा खा रहे हैं वही काफ़ी है, उस पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा ये उनको मालूम ही नहीं रहता है। उनके लिए सरकार क्या करती है, डेमोक्रेसी में कोई भी फैसला आ जाता है वो विरोध नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं बन जाता है। ठीक, इनका और एक और है, जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, उनको ये नहीं पता रहता है कि हमारे इस एरिया में क्या करना है, इस एरिया के लोगों की मांग क्या है, इस एरिया के लोगों की मांग क्या है, ये उनको पता नहीं रहता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर आपकी ये डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, ये डिस्ट्रिक्ट एक्स है, एक डिस्ट्रिक्ट वाई है, एक डिस्ट्रिक्ट जेड है। ठीक, आई होप कि समझ रहे होगे, डिस्ट्रिक्ट एक्स वाई जेड है। यहाँ पर बीजेपी के सांसद, यहाँ पर कांग्रेस के, यहाँ पर आपके। अब जो यहाँ पर केंद्र में बीजेपी वाले हैं, मान लो केंद्र में किसी की सरकार हो, मान लो कि हाँ चलो मान लेते हैं, चलो बीजेपी की है, कोई नाराज नहीं होना, बीजेपी की ही सरकार है। तब बीजेपी वाले चाहेंगे तो इसका वाई डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई इतना भी काम बीजेपी कर ले, नाम होगा कांग्रेस का। जेड जेड डिस्ट्रिक्ट में कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि कितना भी काम कर ले नाम होगा आपका। ठीक, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसका नाम होने लगेगा। ठीक, अगर फॉर एग्जांपल अगर यही सिचुएशन यहाँ पर आता कि पीएम है भाई चलो आपके, तो इसके लिए काम नहीं करते, इसके लिए काम नहीं करते, ये हुआ बैड पॉलिटिक्स ये हुआ। ये सब ये जो हमने समझाया ये भी आर्ग्यूमेंट है क्या, कि जो यहाँ पर लोग हैं, जो यहाँ पर मेन पावर में, इनको पता नहीं है कि हमारी जनता क्या चाहती है। ठीक, ये है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आई होप कि तुम समझ गए होगे। अब इसके पक्ष में क्या है, चलो इसको यहाँ पर कर देते हैं फेवर, इसको कर देते हैं फेवर। इन सबको हम अभी पक्ष में कर देंगे। कैसे, लीडर्स आर चेंजिंग, लीडर्स बदलते रहते हैं। चलो लीडर्स बदलते रहते हैं तो उनको चुनने वाले भी तो तुम ही हो भाई। तुम्हें अगर मान लो कि गुड्डू भैया तुम्हें पसंद है, गुड्डू भैया पसंद है और उन्हीं की सरकार है, तो अगले बार तुम उन्हीं को चुन लेना। तुम्हें इनको हटाने के लिए कौन बोल रहा है? तो लीडर्स आर ऑलवेज चेंजिंग, लेकिन हटाने वाले भी तो तुम हो। तुमको पसंद पड़ेगा तो उन्हीं को रखो, रोका कोई थोड़ी ना है। अब पॉलिटिकल कंपटीशन है, इससे यहाँ पर एक चीज, लीडर्स आर ऑलवेज चेंजिंग मतलब तुम्हारे नेता को भी डर रहेगा, गलती किए तो अगले बार हट जाएंगे। ठीक, पॉलिटिकल कंपटीशन से बैड पॉलिटिक्स तो होता है, लेकिन तुम्हारे पास बहुत ज्यादा चॉइस भी तो है, इसको नहीं चुनेंगे उसको चुन लेंगे, भाई तुम्हें इलेक्ट कर जिता देंगे, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा चॉइस भी तो मिल जाता है। सो मेनी पीपल हैव टू कंसल्ट, बहुत लोगों से हमें बातचीत करना पड़ता है, तो हो सकता है हमारे यहाँ फैसले कुछ लेट हो, लेकिन फैसले सही होते हैं, गलत नहीं होते हैं। बहुत कम चांस होता है कि कोई फैसला हो और उसके लिए विद्रोह हो। 100 में से लगभग 2-4 फैसले ही ऐसे होते हैं जिसके लिए कांड होते हैं हमारे यहाँ। ठीक, करप्शन के लिए सरकार जिम्मेवार हो सकती है, लेकिन शुरुआत तो हमसे ही होती है ना। और क्या, यहाँ पर ये वाला सिचुएशन है, तो
तो अगर ऐसा बात है इसमें कि एक्स वाले, इसको फिर से यार मिटाकर फिर से तुम्हें समझाता हूँ। सेंटर पर है किसी की सरकार, सेंटर पर है रामू की सरकार, रामू की सरकार। एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें है सामाजी, सामाजी की सरकार है। एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें नानाजी की सरकार है। ठीक, बस दो ही डिस्ट्रिक्ट है। और जो रामू की सरकार है वही पार्टी यहाँ पर है, सामाजिक के डिस्ट्रिक्ट में रामू की दोनों की पार्टी सेम है। ठीक, तो सरकार इसके लिए काम करेगी। लेकिन यहाँ के लोग सोए थोड़ी रहेंगे। यहाँ के जब लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, लोग जब बोलने लगेंगे कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ के जो अगर लीडर होंगे वो अच्छे होंगे तो इन लोगों को साथ लेकर पार्लियामेंट में आवाज भी तो उठा सकते हैं। तो डेमोक्रेसी के ये फेवर्स हुए। और भी बहुत सारे फेवर्स है, जैसे कि हम बताते हैं कि हमारे जो सरकार होती है ना, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो होती है अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल, ये अकाउंट अकाउंट की है जी। अकाउंटेबल हमारे यहाँ की जो सरकार होती है वो होती है अकाउंटेबल, यानी कि सरकार कुछ भी करती है उसके लिए वो जवाबदेह ही है, वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, अगर आज मान लो कोई कानून पास करती है तो उसके जो भी साइड इफेक्ट होंगे उसके लिए वो जिम्मेवार है। अगर हमारे यहाँ कोरोना महामारी फैला तो उसके लिए सरकार अकाउंटेबल है कि आपने इसके लिए क्या किया। जो देश में डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ की सरकार अकाउंटेबल नहीं होती है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, सुनो ध्यान से, मस्त मजा आ जाएगा। 1956 से, शायद 1956, आई वुड लाइक टू कंफर्म 1956, नहीं सॉरी 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 सॉरी, कंफर्मेशन की क्या जरूरत है। 1958 से 1961 तक एक भूखमरी जैसे समझते हो ना, अकाल पड़ गया था। कहाँ पर अकाल पड़ा था? हमारे देश में पड़ा था, इंडिया में पड़ा था, और एक पड़ोसी में पड़ा था। कौन पड़ोसी? वो कौन कौन पड़ोसी है भाई? वो मनुष्य का नाम है? नहीं नहीं, ये पड़ोसी चाइना में पड़ा था। ठीक, 1958 से 1961 तक इंडिया और चाइना में भूखमरी जैसे हालात थे। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ थी डेमोक्रेसी, हमारे सरकार को था डर कि अगर कुछ किए नहीं तो हमारी पार्टी डूब जाएगी। मतलब उनको अपोजिशन से डर था, लोगों से डर था कि हमारी जनता विद्रोह करेगी, हम सत्ता से हट जाएंगे। तो यहाँ पर कड़े कदम उठाए गए, कड़े और सटीक कदम उठाए गए। चाइना में पार्टी को कोई डर था नहीं कि भाई हमें हटाएगा कौन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, किसमें पावर है जो हमें हटा दे। और यहाँ पर डर सरकार को था नहीं, सरकार को डर नहीं था, इसलिए यहाँ पर सख्त फैसले लिए गए और सही फैसले नहीं लिए गए। ठीक, इंडिया में फैसले सही लिए गए कि जो करना है जल्द से जल्द करना है, लोग हमारे खिलाफ भर के उससे पहले हमें कुछ ना कुछ करना है। तो इंडिया में उस भुखमरी के असर बहुत कम रहे, चाइना में बहुत ही खतरनाक असर रहे। ये जो 1958 से 1961 के बीच का जो भूखमरी था वो आज तक के रिकॉर्ड किए गए सबसे खतरनाक भूखमरी है। ठीक, जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा लोग, 3 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए। समझ सकते हो, 3 करोड़। कई कई देशों के तो भाई पॉपुलेशन, भाई हमारे पूरे हरियाणा की पॉपुलेशन 1 करोड़ है। 1 करोड़ के लगभग, 1 से 2 करोड़ के लगभग पूरे हमारे हरियाणा की है। हरियाणा जैसे 3 स्टेट के लोग मर गए, सोचो। ठीक, इतना खतरनाक है भूखमरी था तो। लेकिन इसका असर इंडिया में बहुत कम हुआ चाइना के मुकाबले। क्यों? क्योंकि इसका कारण इकोनॉमिस्ट ये भी मानते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी था, जिससे सरकार को अपनी प्रजा के प्रति अकाउंटेबल होना पड़ता था, अपने लोगों के प्रति अकाउंटेबल कि भाई हम क्या जवाब देंगे। ये नहीं ना कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम अनाज नहीं खरीद सकते, ये सब तो नहीं ना कह सकते हैं ना, रोना तो नहीं रोएंगे, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। और भारत की सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया और यहाँ पर जो इसके असर हुए बहुत कम हुए। ठीक, तो हमारी जो सरकार है वो अकाउंटेबल है क्योंकि उन्हें चेंज होने का डर है। हम चेंज हो सकते हैं, गलती करेंगे तो तुम हटा दिए जाओगे। ठीक, लीडर्स आर चेंजिंग, इससे डर है। पॉलिटिकल कंपटीशन है भाई, पॉलिटिकल कंपटीशन है, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा चॉइस है,
तुम जिसको चाहो उसको चुनो, और हमारे यहाँ बहुत लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है। अब इससे क्या है कि हमारे यहाँ की जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, हाई है। हमारे यहाँ के जो डिसीजन होते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है, मतलब क्या भाई, क्या बोल रहे हो, 180 पिक्सल में रहता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो वाला मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वालिटी अच्छी है, मतलब कि सही डिसीजन लगभग लिए जाते हैं। आई होप कि ये सब चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होगी। और डेमोक्रेसी में तुम्हारे पास एक पावर है, क्या पावर है? राइट टू वोट, सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हें वोट करने का पावर है, जिससे तुम्हें लगेगा कि हाँ हमारे इस देश में हमारी इज्जत है। अगर वोट हमारे जैसे 10 करोड़ लोग नहीं देंगे ना तो वो सरकार नहीं बनेगी। ठीक, अगर मैं एक वोट नहीं दूंगा तो हो सकता है वो सरकार एक वोट से भी हार जाए। ठीक, वो पार्टी एक वोट से भी हार जाए, सरकार गिर जाए, तो तुम्हारे पास वोट है जिससे तुम्हारी इस देश में डिग्निटी बनी हुई है, तुम्हारे पास अपने राइट्स हैं जो कि डेमोक्रेसी में मिले हैं, तुम्हारी सरकार तुमसे डरेगी। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक दूसरे से मतभेद के चांसेस कम रहते हैं। जो दंगा फसाद होता है एक दूसरे अलग अलग कम्युनिटी के बीच में, उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छे से फैसले लेती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कोई एक धर्म की नहीं होती है, सारे देश की होती है, तो जो फैसला सही होता है अधिकतर वही लेती है। तो आई होप कि ये तुम लोग समझ गए होगे। डेमोक्रेसी को किसी और गवर्नमेंट से अच्छा इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में हमारे पास अधिकार है कि जो पिछली बार हमने गलती की है कि वो जो मतलब पिछली बार हमने एक गलती कर दी जिससे एक गलत सरकार हमारे यहाँ बन गई, तो हमारे पास 5 साल के बाद मौका है कि उसको धूल चटा सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। उससे पहले भी अपना जो प्रोटेस्ट वगैरह करना है वो कर कर हटा सकते हो। तो डेमोक्रेसी में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन करेक्ट आवर मिस्टेक, हम लोग अपने मिस्टेक को, अपनी गलतियां को सुधार सकते हैं डेमोक्रेसी में। ठीक, आई होप कि तुम लोग डेमोक्रेसी के बारे में ये पूरा समझ गए। अब देखते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मोटा मोटी क्या मतलब है। मोटा मोटी मतलब यही है कि देखो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही तुम्हारे पास इतना ज्ञान है कि तुम इस देश को चला सको। और भाई हमारे देश की आबादी 135 करोड़ है, ठीक, 135 करोड़ आबादी है, इससे भी ज्यादा ही है। 135 करोड़ लोगों के पास अधिकार है कि वो अपने देश को किस तरीके से चला सकते हैं। हर एक इंसान के पास अपने देश को चलाने का अधिकार है। तब सोचो 135 करोड़ लोग अगर बोलेंगे किसी भी चीज में फैसला लेना है उन सबको मिलकर, तो लोग कैसे लेंगे यार? 135 करोड़ लोग अटेंगे कैसे, कहाँ पर बैठेंगे और बैठकर क्या देश के बारे में क्या निर्णय लेंगे कि हाँ चलो भाई हमारे देश में रोड बनवाते हैं इस एरिया में। 135 करोड़ लोग इसलिए टाइम वेस्ट करेंगे? या फिर ये भी तो जरूरी नहीं कि 135 करोड़ लोगों में हर किसी का मन हो कि भाई हम भी चलेंगे अपना डिसीजन देने के लिए। हो सकता है कोई बिजनेसमैन हो, कोई अरबपति हो जिसको जाने से मतलब ही नहीं हो, जो बनना है बने, उससे हमें क्या लेना देना है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने बिहाफ पर कि चलो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम लोग अपने तरफ से एक नेता को भेज देते हैं। जैसे कि गांव में क्या करते हैं हम लोग, ये यार क्या तुम भी यार कैसे आदमी बने, विलेज लिखो, हाँ, अपने गांव में से एक मुखिया जी को खड़े कर देते हैं, अपने यहाँ से। फिर अपने एक बड़ा सब डिस्ट्रिक्ट में से एक एमएलए को खड़ा कर देते हैं और एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट में से हम लोग एक एमपी को जिता देते हैं कि हमारे जो गांव के बारे में जितना डिसीजन होगा वो हमारे मुखिया जी लेंगे। हमारा पूरा जो सब डिस्ट्रिक्ट अनुमंडल समझते हैं ना बे, हाँ, तो उसका हम लोग एमएलए जी लेंगे और पूरा हमारे जिला का जो डिसीजन होगा वो एमपी साहब लेंगे। हमारा जो भी दिक्कत होगा हमारे मुखिया जी एमएलए को बताएंगे, एमएलए एमपी को बताएंगे और एमपी इसका आवाज उठाएंगे पार्लियामेंट में कि हाँ जी हम यहाँ के हैं और हमारे यहाँ ये दिक्कत है, इसके लिए इतने पैसे चाहिए, ये सब चाहिए, आप हमें दो, हमारी मदद करो और यहाँ पर इस चीज की कमी है, इस चीज को लाया जाना चाहिए। ठीक, फिर यहाँ से सरकार पार्लियामेंट बोलेगा कि ठीक है ले लो 100 करोड़ रुपए। अब 100 करोड़ में से अगर ये सही होंगे तो खाने होने वाले नहीं होंगे, तो ये क्या करेंगे कि चलो
सब एमएलए लोगों को बांट देंगे। अब एमएलए लोग सब गांव के मुखिया लोग को बांट देंगे और फिर गांव में काम होने लगेगा, जिला में काम होने लगेगा, सब डिस्ट्रिक्ट में काम होने लगेगा। इस तरीके से चलता है सिस्टम। हम लोग अपने बिहार पर एक पूरे गांव के तरफ से हम लोगों ने मुखिया जी को खड़े कर दिया, 10 20 50 गांवों ने मिलकर अपने विधायक को खड़ा कर दिया, 6 7 सब डिस्ट्रिक्ट ने मिलकर, एमएलए ने मिलकर एमपी लोगों को खड़ा कर दिया। ठीक, अब इसी तरीके से जब सारे डिस्ट्रिक्ट मिल जाते हैं तो प्रधानमंत्री उससे ऊपर आ जाते हैं, मंत्री लोग उसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये सब सिस्टम है कि हमने अपने बिहार पर एक लीडर को खड़ा कर दिया। वो हमारे हिसाब जो हमारी जरूरत होगी, इस गांव की जो जरूरत होगी, उसके लिए मुखिया जी आवाज उठाएंगे, आवाज आगे पहुंचाएंगे और उसके बाद एमएलए एमपी इस तरीके से आवाज पहुंचाएंगे लोग। हम लोगों ने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया, क्योंकि अब सोचो ना, यहाँ पर मान लो कि 1000 लोग हैं तो इनके पास इतना टाइम थोड़ी है कि यहाँ पर क्या नहीं है, सब चीज के लिए जाए, दिल्ली जाए, ये करे वो करे, उतना टाइम तो है नहीं। तो इन लोगों ने एक आदमी को खड़ा कर दिया। अब इसी तरीके से 10 20 गांवों ने मिलकर अपने से ऊपर एक एमएलए को खड़ा कर दिया, 10 20 सब डिस्ट्रिक्ट ने मिलकर अपने ऊपर एक एमपी को खड़ा कर दिया। ठीक, तो ये सब सिस्टम है हमारे यहाँ। ठीक, आई होप कि तुम लोग डेमोक्रेसी का पूरा फंडा समझ के। तो अभी क्या करना है, करना क्या है भैया, हो गया तो निकलते हैं, चलते हैं, ये थोड़ी ना। अभी क्या करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि भाई मजा आ जाए, और लाइक करो। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटे आता है, घंटे, वो घंटी तुम लोग पहचानते हो ना, घंटी अपन को बनाने आता नहीं है। ये घंटी को प्रेस कर दो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों लोग के साथ, और कमेंट कर दो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, नहीं आया तो फिर से वीडियो देख लो, लेकिन कमेंट कर लो।